हाँ जी बच्चों, हम जैसे अकाउंट्स की शुरुआत कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अकाउंट्स होता क्या है। बात समझ में आ रही है? अकाउंट्स हो, क्या मीनिंग है अकाउंट्स का, क्या है अकाउंट्स। मेरी बात सुनो, अगर आप बुक्स में देखोगे ना तो अकाउंट्स की डेफिनेशन होगी, अकाउंट इज अ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा टू यूजर। पर हम उतनी लंबी डेफिनेशन अभी नहीं करेंगे, हम लोग एक सिंपल सी डेफिनेशन करेंगे कि अकाउंट्स होता क्या है। अच्छा एक बात बताओ, मैं अपनी बातें किसमें समझा रही हूँ? हिंदी में। एक ब्रिटिशर अपनी बातें किसमें समझाएगा? ब्रिटिश में। एक फ्रांस वाला अपनी बातें किसमें समझाएगा? फ्रेंच में। तो बिजनेस को भी अपनी बातें समझाने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, एक मीडियम चाहिए। तो अकाउंट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मेरी बात सुनिए, अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स कुछ नहीं है, अकाउंट्स इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या है ये? लैंग्वेज इन विच फाइनेंशियल डाटा इज प्रेजेंटेड, जिसमें फाइनेंशियल डाटा को क्या किया जाता है बताओ? प्रेजेंट किया जाता है। सिर्फ पैसे के डाटा को प्रेजेंट किया जाएगा और कोई डाटा इसमें प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। समझो मेरी बात, समझो। अगर हमने एक एम्प्लॉय को जॉब पे रखा, हम उसको अकाउंट्स में नहीं लिख सकते, पर उसकी सैलरी को लिख सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात, ये नहीं आ रही है? एम्प्लॉयज को जॉब पर रखा, उसको हम अकाउंट्स में नहीं लिख सकते, पर उसकी सैलरी को लिख सकते हैं। एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया, उसको हम अकाउंट्स में नहीं लिख सकते, पर उसकी कॉस्ट को और उसकी सेलिंग प्राइस को लिख सकते हैं। तो अकाउंट्स क्या है बताओ? पहली बात तो ये क्या है? एक लैंग्वेज। जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, उर्दू सीखते हो ना, वैसे ही आप सोच लो कि आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हो, एक नई भाषा। और ये भाषा किसकी भाषा है? बिजनेस की। मेरी आपकी भाषा नहीं है, किसकी भाषा है? बिजनेस की। और इसमें आप पैसे के डाटा को क्या करते हो? प्रेजेंट करते हो। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हमने राम को उधार माल बेचा, अगर इसको हिंदी में बोलेंगे ना तो पता क्या बोलेंगे? हमने राम को उधार माल बेचा। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वी हैव सोल्ड द गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, है ना। लेकिन अकाउंट्स में पता है कैसे बोलेंगे? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो एक नई लैंग्वेज आ गई ना। ये लैंग्वेज मेरी आपकी लैंग्वेज नहीं है, ये लैंग्वेज किसकी लैंग्वेज है? बिजनेस की। बिजनेस की लैंग्वेज है। तो इसी बिजनेस की लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं बताओ? अकाउंट्स बोलते हैं। समझ में आ रही है ना बात, या नहीं आ रही है? तो आप मत समझो कि कुछ और नया सीखने जा रहे हो, एक नई लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, ठीक है ना। अब एक बात बताऊं, बिजनेस में दो चीजें होती हैं। एक का क्या होता है बताओ? ओनर। क्या होता है? ओनर। जैसे कि मुकेश अंबानी, कौन है? मुकेश अंबानी, है ना। और एक है बिजनेस। एक कौन होता है? बिजनेस। बिजनेस जैसे कि रिलायंस, बिजनेस जैसे कि रिलायंस। आपको बताऊं, अकाउंट्स में ओनर को बिजनेस से अलग माना जाता है। ओनर को बिजनेस से क्या माना जाता है? और जितना भी हमें रिकॉर्ड करना है ना, वो अकाउंटिंग करनी है, वो बिजनेस के लिए करनी है, हमें ओनर के लिए अकाउंटिंग नहीं करनी। समझो मेरी बात, समझो। एक बात बताओ, जब आप मान लिया मुकेश अंबानी रिलायंस या जियो कह लो, आप जो रिचार्ज कराते हो वो मुकेश अंबानी का कराते हो, जियो का कराते हो? जियो का। अब जैसे एक है रतन टाटा, कौन है? रतन टाटा, है ना। और एक है टाटा, टाटा लिमिटेड। तो एक बात बताओ, जब आप चाय खरीदते हो तो रतन टाटा की खरीदते हो या टाटा की खरीदते हो? टाटा की। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? क्लियर हो गई ना, है ना। इसी तरीके से, इसी तरीके से कह रही हूं, ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। और जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है ना, वो किसके लिए रिकॉर्ड होती है? बिजनेस के लिए। जैसे अगर सपोज करो, देखो मैं हूं यहाँ सीए वंदना हूं, मैं यहाँ की ओनर हूं, सीए वंदना गुप्ता, राइट। सीए वंदना गुप्ता ओनर हूं, और ये वंदना गुप्ता क्लासेस है, मान लिया वंदना गुप्ता क्लासेस। तो एक बात बताऊं, सीए वंदना अलग है और वंदना गुप्ता क्लासेस अलग है। और जितना भी आप रिकॉर्ड करते हो ना, वो वंदना गुप्ता क्लासेस के लिए रिकॉर्ड करते हो। इसका मतलब सैलरी जाती है तो वंदना गुप्ता क्लासेस की जाती है, रेंट जाता है तो वंदना गुप्ता क्लासेस का जाता है, और तुम अकाउंट्स की फीस दे रहे हो वो भी वंदना गुप्ता क्लासेस की दे रहे हो। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? कोई डाउट है आपको? इसी तरीके से अगर रेंट जाएगा तो टाटा और रिलायंस का जाएगा, रतन टाटा और मुकेश अंबानी का नहीं जाएगा। सैलरी जाएगी तो टाटा और रिलायंस की जाएगी, रतन टाटा और मुकेश अंबानी की नहीं जाएगी।
जितना भी आप रिकॉर्ड करते हो, जितना भी आप रिकॉर्ड करते हो, वो किसके लिए रिकॉर्ड करते हो बताओ? बिजनेस के लिए। समझ में आ रही है ना? हर ट्रांजेक्शन किसके लिए रिकॉर्ड होती है? बिजनेस के लिए। तो डेफिनेटली 2 पॉइंट। इन अकाउंट्स बिजनेस इज हैविंग सेपरेट आइडेंटिटी। बिजनेस की सेपरेट आइडेंटिटी है। किससे बताओ? ओनर से, फ्रॉम ओनर। अकाउंट्स में और किसी सब्जेक्ट में मैं नहीं जानती, अकाउंट्स में बिजनेस की आइडेंटिटी क्या है? ओनर से अलग है। यानी कि अकाउंट्स की नजर में देखा जाए, अगर किसी बिजनेस के 4 ओनर है, ABCD, एक नाम है, समझो 4 ओनर है, एक का नाम राम है, एक का नाम मोहन है, एक का नाम सोहन है, और एक का नाम कृष्ण है। मान लिया 4 ओनर है इस बिजनेस के, तो एक्चुअली में 4 लोग नहीं होंगे, कितने लोग होंगे? 5। 5 लोग कौन? 4 तो ये ओनर और 5वां बिजनेस। बिजनेस को भी आप एक व्यक्ति मानो, इमेजिन करके चलना। आज के बाद जब भी अकाउंट्स पढ़ो तो आप हमेशा इमेजिन करना कि बिजनेस एक व्यक्ति है जो सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है। जैसे देखो, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक नेचुरल पर्सन हूं, मैं सेल कर सकती हूँ सामान को, मैं परचेज कर सकती हूँ, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ। इसी तरीके से बिजनेस भी सेल भी कर सकता है, परचेज भी कर सकता है, और कोई कॉन्ट्रैक्ट भी। बस बिजनेस और नेचुरल पर्सन में ये है कि बिजनेस शादी नहीं कर सकता, बच्चे पैदा नहीं कर सकता, प्यार नहीं कर सकता। ये सारी चीजें जो नेचुरल बीइंग है ना, खाना नहीं खा सकता, है ना, जो नेचुरल चीजें हैं वो नहीं कर सकता बिजनेस। बाकी जो है, जो भी उसके अलावा ह्यूमन बीइंग की सारी चीजें बिजनेस कर सकता है। समझ में आ रही है ना? तो बिजनेस को भी आप व्यक्ति समझो अकाउंट्स की नजर में। बात समझ में आ रही है ना? पहली बात मैंने क्या बताया? अकाउंट्स जो है वो लैंग्वेज है। अकाउंट्स क्या है? भाषा है। और अकाउंट्स की नजर में बिजनेस ओनर से अलग है। समझ में आ रही है बात? यानी तीसरी भी, ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर बिजनेस। जितनी भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हो ना, वो किसके लिए रिकॉर्ड करते हो बताओ? बिजनेस के लिए। किसके लिए रिकॉर्ड करते हो? मतलब सेल हुई बिजनेस की, परचेज हुई बिजनेस की, रेंट पे हुआ बिजनेस का, सैलरी गई बिजनेस की। तो जितना भी आप रिकॉर्ड करोगे किसके लिए करोगे? बिजनेस के लिए। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? क्लियर हो गया? तो अभी तक मैंने कितनी बातें बताई? 3। अकाउंट्स बिजनेस की क्या है? लैंग्वेज। बिजनेस और ओनर अलग अलग, और जितना भी रिकॉर्ड करना है किसके लिए करना है? बिजनेस के लिए। समझ में आ रही है ना बच्चों? अब बिजनेस में टर्म होती है जिसका नाम क्या है? एसेट। क्या है बताओ? क्या चीज एसेट है? पहली बात, एसेट आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय बिजनेस। एसेट को बिजनेस क्या करेगा? ओन्ड भी करेगा और कंट्रोल भी करेगा। सपोज करो, अगर बिल्डिंग खरीदी हुई है तो ये बिजनेस की एसेट है, और अगर बिल्डिंग किराए पे ली हुई है तो ये बिजनेस की एसेट नहीं है। बिजनेस उसका मालिक होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, उस बिल्डिंग को किसने खरीदा हो? रतन टाटा ने, या रतन टाटा ने, या टाटा लिमिटेड ने? टाटा लिमिटेड ने। समझ में आ रही है ना? उस बिल्डिंग को किसने खरीदा हो? मुकेश अंबानी ने, रिलायंस ने? रिलायंस ने। तो पहली बात तो वो एसेट जो है वो बिजनेस के द्वारा खरीदी गई हो, है ना? दूसरी, विच इज यूजफुल इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो प्रेजेंट में भी काम आए और फ्यूचर में भी काम आए। फ्यूचर में, स्पेशली फ्यूचर में काम आए। समझ में? और विच ट्राई टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाने में क्या करे? हेल्प करे। प्रॉफिट बढ़ाए ना बढ़ाए, पर प्रॉफिट बढ़ाने में क्या करे? हेल्प करे। विच हेल्प्स टू इंक्रीज इन, विच हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। हर वो चीज बिजनेस की एसेट है जो बिजनेस की खरीदी हुई है, यूजफुल है, और जो क्या बढ़ाए बताओ? प्रॉफिट बढ़ाए। समझ में आ रही है ना बच्चों? मैं एसेट के एग्जांपल बता रही हूं। क्या क्या है एसेट के एग्जांपल? पहला एग्जांपल है एसेट का, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड, मुझे बताओ, आप लोग मेरी कोचिंग के लिए आए हो, मेरे पास एक प्रॉपर क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। जब भी मैं मेरा मेरा बोलूं ना, तो ये समझ लेना मैं वंदना गुप्ता की बात नहीं कर रही। मैं किसकी बात कर रही हूँ? वंदना गुप्ता क्लासेस की बात कर रही हूँ। जब भी मैं बोलूं मेरे पास ये है, मैंने ये खर्च कर दिया, तो इसका मतलब मैंने की बात कर रही हूँ। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? बिजनेस की। किसकी बात कर रही हूँ? बिजनेस की। तो बिजनेस के पास लैंड एंड बिल्डिंग है, जैसे इस कोचिंग के पास भी लैंड एंड बिल्डिंग है। ये कोचिंग की अपनी है, प्रेजेंट में भी काम आएगी और फ्यूचर में भी काम आएगी, और प्रॉफिट बढ़ाएगी। आज आप पहली क्लास के लिए आए हो, अगर मैं आपको रोड पे बैठा के पढ़ाती तो आप कभी दूसरी क्लास के लिए नहीं आते।
तो लैंड एंड बिल्डिंग ने क्या बढ़ाया बताओ, प्रॉफिट बढ़ाया। दूसरी जो एसेट है वो कौन सी है बताओ, प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी जैसे कि एसी, मशीनरी जैसे कि ये बोर्ड, मशीनरी जैसे कि एसी और मशीनरी जैसे कि ये बोर्ड। ये बिजनेस का अपना है, प्रेजेंट और फ्यूचर में काम आएगा और प्रॉफिट को भी बढ़ाएगा। भाई गर्मी नहीं लगेगी, एसी होगा तो, बोर्ड होगा तो आपको रिवीजन मिल जाएगा क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूं, तो इसने कहीं ना कहीं क्या बढ़ाया बताओ, प्रॉफिट बढ़ाया। अच्छा एक बात बताओ, मैं मशीनरी तो समझ गए, प्लांट क्या होता है, द ग्रुप ऑफ मशीनरी इज कॉल्ड प्लांट। मशीनरी का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, प्लांट। जैसे एक फैक्ट्री में शर्ट काट, मान ली शर्ट की फैक्ट्री है, शर्ट काटने की मशीनरी है, शर्ट को सीलने की मशीनरी है, शर्ट को पैकिंग करने की मशीनरी है, तीनों को मिला के क्या कहेंगे, प्लांट। आपने मूवीज में सुना भी होगा, यार आज तो हमें तेल निकालने वाले प्लांट में डालना है, क्योंकि उस प्लांट में तेल निकालने की बहुत सारी क्या होती है, मशीनरी होती है, ओएन रिफाइनरी की मशीनरी होती है, तो वो क्या कहलाता है बताओ, प्लांट। अगली जो एसेट है वो है फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर, जिस फर्नीचर पे आप बैठे हो वो बिजनेस का अपना है, प्रेजेंट और फ्यूचर में काम आएगा और प्रॉफिट भी बढ़ाएगा। अगर यहाँ मैं आपको नीचे बिठा के पढ़ाऊं तो आप में से आधे बच्चे नहीं आएंगे आज के बाद, समझ में आ रही है ना, तो इसने मेरा क्या बढ़ाया बताओ, प्रॉफिट बढ़ाया। मैम व्हाट अबाउट अ फिक्सचर, फिक्सचर क्या होता है, जो दीवारों में फिक्स होता है ना उसे क्या कहते हैं, फिक्सचर। जैसे बिजली और पानी की फिटिंग, अगर बिजली की फिटिंग ना हो तो आप लोग आओगे यहाँ पे, नहीं आओगे, तो फिक्सचर जो है आपका क्या बढ़ाता है, प्रॉफिट बढ़ाता है, समझ में आ रही है ना। अगली एसेट है वो है स्टॉक। क्या है, स्टॉक का मतलब होता है हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, जो आपने प्रोडक्शन के लिए अपने पास रखा है, या फिर हेल्ड फॉर रीसेल, जो आपने बेचने के लिए अपने पास रखा है। जो भी चीज प्रोडक्शन और बेचने के लिए रखी हो वो क्या कहलाती है, स्टॉक। जैसे एक मिठाइयों की दुकान होती है, उसमें मावा दूध और चीनी रखा होता है, मावा दूध और चीनी किस लिए रखा होता है, प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या होता है, स्टॉक। और उसमें गुलाब जामुन जलेबी समोसे रखे होते हैं, वो किस लिए रखे होते हैं, बेचने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। एक टेलर की शॉप होती है, उसमें कपड़ा रखा हुआ होता है, वो किस लिए रखा होता है, प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। और फिर उसके बाद उसमें जो है शर्ट्स पैंट सिल के रखी होती है बेचने के लिए, तो वो क्या कहलाएगी, स्टॉक। समझ में आ रही है बात या नहीं है। टेलर की भी दुकान ना लगा लो, एक रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री लगा लो, समझ में आ रही है ना। मैं आपको एक डीपली बताऊं, जिसको आपने बनाने के लिए रखा और जिसको आपने बेचने के लिए रखा है वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, अच्छा कोई बात नहीं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि स्टेशनरी की शॉप पे कॉपी किताबें पेन पेंसिल क्या होती है, स्टॉक होती है, समझ में आ रही है ना। उसके बाद जो है स्टेशनरी की शॉप हट गई, उसके बाद जो है मिठाइयों की शॉप पे गुलाब जामुन जलेबी स्टॉक समोसे क्या होते हैं, स्टॉक होते हैं। उसके अलावा आपका जनरल स्टोर पे आटा दाल चावल क्या होता है, स्टॉक होता है। अच्छा स्टॉक बिजनेस का अपना होता है, बिकेगा तो प्रेजेंट और फ्यूचर में काम आएगा और प्रॉफिट को भी बढ़ाएगा। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, एक गोलगप्पे वाला होता है, क्या उसके पास लैंड एंड बिल्डिंग होती है, नहीं होती। क्या प्लांट एंड मशीनरी होती है, मशीनरी के नाम पे शायद थोड़ा बहुत तवा परात होता है, फर्नीचर होता है, एक आधा स्टूल पड़ा हो तो पड़ा हो, लेकिन उसके पास क्या होता है, स्टॉक होता है। उस स्टॉक के सारे वो प्रॉफिट कमा लेता है, तो स्टॉक भी बिजनेस की क्या हो गई बताओ, एसेट हो गई। उसके पास गोलगप्पे दही बल्ले है ना, इनका क्या होता है बताओ, स्टॉक होता है, उसके सहारे ही वो प्रॉफिट कमा लेता है। अंडरस्टूड। स्टॉक के बाद जो अगली बिजनेस की एसेट है दैट इज डेटर। लिखते इसको डेबिटर है, लेकिन बोलते इसको क्या है, डेटर। बी इसमें साइलेंट होता है, बी इसमें क्या होता है, साइलेंट होता है, तो डेटर बोलते हैं इसको। डेटर कौन लोग होते हैं, डेटर वो लोग होते हैं जिनको आइदर आपने गुड्स बेची है और आपने सर्विसेज बेची है उधार में, गुड्स बेची है या सर्विसेज बेची है उधार में। तो डेटर आर पर्सन, डेटर आर पर्सन टू whom आइदर गुड्स, या तो आपने क्या बेची, गुड्स बेची, और सर्विसेज, और क्या बेची, सर्विसेज बेची, सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट ये बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा है, अगर आप नगद बेचोगे ना तो वो डेटर नहीं है, उधार बेची है। समझ में आ रही है बात ये नहीं आ रही है। देखा जाए तो खून पीने वाले कस्टमर, खून पीने वाले कस्टमर मतलब कौन, जो सामान तो ले जाते हैं पर पैसा देके नहीं जाते, पैसा वो बाद में देंगे। समझ में आ रही है ना, वो क्या होते हैं, डेटर। जैसे तुम लोग भी स्टूडेंट भी मेरे डेटर हो, तुम लोगों को मैं सर्विसेज बेच रही हूँ अपनी, और कैसे बेची हूँ, नगद या उधार, उधार। अभी आप 2-3 दिन की ट्रायल क्लास पे हो, आप ये तो नहीं है कि आज आए हो तो मैं कहूंगी आज ही फीस रख जाओ, नहीं, मैंने आपको 2-3 दिन का क्या दिया है, टाइम, या 10 दिन का टाइम दिया, या 1 महीने का टाइम दिया है।
जो भी मैंने आपको टाइम दिया है, आप लोगों को मैंने अपनी सर्विसेज बेची है और आप लोगों से पैसे लेने हैं, तो आप लोग मेरे क्या हो गए बताओ, डेटर हो गए। क्या हो गए, डेटर। अच्छा अब एक बात बताओ, डेटर एसेट कैसे है? डेटर आप मेरे अपने हो, मेरे पास आए, पूरे पूरे दिल्ली को छोड़ के आप लोग मेरे पास आ रहे हो, तो मेरे अपने हो, मेरे प्रेजेंट और फ्यूचर में काम आओगे और मेरे प्रॉफिट को भी बढ़ाओगे। इवन देखो डेटर तो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। मेरे पास कितनी बड़ी लैंड एंड बिल्डिंग है, मैं 4 फ्लोर का कोचिंग सेंटर बना लूं, कितनी बड़ी प्लांटर मशीनरी है, हर कमरे में 4-4 एसी लगवा दूं, कितना बड़ा फर्नीचर है, मैं कहती हूँ यहाँ पर थिएटर वाली चेयर डलवा दूं आराम से, गद्दे वाली चेयर जो आप बैठो, कितना बड़ा स्टॉक है, अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर दूं। लेकिन जब तक मेरे पास डेटर नहीं है, मेरे पास कोई एसेट किसी काम की नहीं है, और डेटर ही आपको प्रॉफिट कमा के देते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दो, एक गोलगप्पे वाले के डेटर होते हैं, क्यों? क्योंकि वो कभी किसी को माल उधार नहीं बेचता। समझ में आ रही है बात? तो गोलगप्पे वाले के डेटर कभी नहीं होते, है ना। डेटर वो लोग होते हैं जिनको आपने सामान कैसे बेचा है, उधार में, और जिनसे पैसे लेने हैं, लेने बाकी है। अगली जो एसेट है वो है बिल रिसीवेबल। क्या है? बिल रिसीवेबल। मान लिया मेरी 11th क्लास में 100 स्टूडेंट आते हैं, कितने स्टूडेंट आते हैं, और मेरे को एक स्टूडेंट से 15,000 रुपए फीस लेनी है, तो 100 स्टूडेंट से 15 लाख हो गई, 15 लाख हो गई ना। अब उस 15 लाख में से मैं एक बच्चे को कह दूं कि मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है, तो मेरे पैसे दे देगा, तो मुझे एक पेपर पे लिख के दे दे कि मैडम मैं आपके पैसे दे दूंगा, और उसने एक पेपर पे लिख दिया कि मैडम मैं आपके पैसे दे दूंगा, तो वो मेरा क्या बन जाएगा बताओ, बिल रिसीवेबल, रिटर्न एग्रीमेंट हो गया। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही है? मतलब बाकी बच्चे मेरे डेटर कहलाएंगे क्योंकि उन्होंने पेपर पे रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाया, और जिसने रिटर्न एग्रीमेंट बना लिया वो क्या कहलाएगा, बिल रिसीवेबल। पैसे डेटर से भी लेने हैं, पैसे बिल रिसीवेबल से भी लेने हैं, पर डेटर से लिखवा नहीं रखा और बिल रिसीवेबल से लिखवा रखा है। तो क्या है बताओ बिल रिसीवेबल? क्या है ये बताओ? रिटर्न एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? किसके साथ? डेटर के साथ। किसके साथ? है ना, विद डेटर या एक्सेप्टेड बाय डेटर। विद डेटर लिखने की बजाय क्या लिख दूं, एक्सेप्टेड बाय डेटर। उन्होंने हाँ कर रखी है, किस चीज की हाँ कर रखी है, पे करने की, यानी हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। वो पे करेंगे तो हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। सर्टेन मनी, फिक्स अमाउंट, भाई सर्टेन अमाउंट, 15,000 रुपए फिक्स है ना, और विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। टाइम भी फिक्स होना चाहिए कि 2 महीने के अंदर दे दोगे, या 3 महीने के अंदर दे दोगे, या 4 महीने के अंदर दे दोगे। तो ये हमारे क्या हो गए बताओ, बिल रिसीवेबल। देखो डेटर हमारी एसेट क्यों है, इनसे भी पैसा लेना है, और बिल रिसीवेबल हमारी एसेट क्यों है, इनसे भी पैसा लेना है। लेकिन डेटर से हमने रिटर्न में नहीं ले रखा, और बिल रिसीवेबल से हमने रिटर्न में ले रखा है। समझ में आने कि आपसे पैसा ले लेंगे। और सेकंड चैप्टर में इन दोनों को मिला के क्या बनता है, ट्रेड रिसीवेबल। सेकंड चैप्टर में एक डेफिनेशन है ट्रेड रिसीवेबल की। तो ट्रेड रिसीवेबल की डेफिनेशन क्या हुई, अमाउंट रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल की डेफिनेशन क्या हुई, अमाउंट रिसीवेबल। वी हैव 2 पार्ट्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, डेटर एंड बिल रिसीवेबल। डेटर से रिटर्न में है, डेटर से रिटर्न में नहीं है, और बिल रिसीवेबल से रिटर्न में है। समझ में आ रही है ना बात? अगली एसेट है हमारी, जो अगली एसेट है वो है व्हीकल। जैसे स्कूल के लिए स्कूल बसेस, स्कूल के लिए स्कूल बसेस, वो स्कूल की अपनी होती है, प्रेजेंट और फ्यूचर में काम आएगी, और एक्स्ट्रा किराया ले लेती है, तो वो क्या है, प्रॉफिट बढ़ाएंगी। अगली जो एसेट है मेरी, अगली जो एसेट है वो है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं कैश इन हैंड की बात कर रही हूं, जब मैं कैश इन हैंड की बात कर रही हूं, तो मुकेश अंबानी के कैश की बात कर रही हूँ या रिलायंस के कैश की बात कर रही हूँ, रिलायंस के बिजनेस के कैश की बात कर रही हूँ। और जब मैं कैश एट बैंक की बात कर रही हूँ, तो मुकेश अंबानी के बैंक अकाउंट की बात कर रही हूँ या रिलायंस के बैंक अकाउंट के, रिलायंस के। आपको पता है बिजनेस के नाम भी अलग अकाउंट खुलता है। जैसे एक बंदा है, उसके नाम खुलता है सेविंग अकाउंट, कौन सा अकाउंट, और बिजनेस के नाम हम खोलते हैं करंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट। जैसे मुकेश अंबानी के नाम खुलेगा तो सेविंग अकाउंट खुलेगा, और रिलायंस के नाम खुलेगा तो करंट अकाउंट खुलेगा। समझ में आ रही है ना बात, ये नहीं आ रही है? तो बिजनेस के नाम बैंक में करंट अकाउंट खुलता है। तो ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, ये बिजनेस का अपना हो गया, प्रेजेंट और फ्यूचर में काम आएगा और प्रॉफिट को भी बढ़ाएगा। तो ये बिजनेस की क्या हो गई बताओ, एसेट हो गई। अगली एसेट हो गई इन्वेस्टमेंट। अगली एसेट क्या है बताओ, इन्वेस्टमेंट क्या होती है बच्चों, देखो प्लीज।
अगर बिजनेस के पास एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है खर्चे माइनस करने के बाद, किसी बिजनेस ने 5 लाख रुपए कमाए, खर्चे हो गए 3 लाख, खर्चे कितने हो गए, कितना बच गया बिजनेस के पास, 2 लाख। वो 2 लाख बिजनेस इन्वेस्ट कर देता है, मान लिया एफडी करा देता है, फिक्स डिपॉजिट करा देता है, तो वो एफडी बिजनेस की अपनी हो गई, प्रेजेंट और फ्यूचर में काम आएगी और ब्याज आएगा तो प्रॉफिट भी देगी। अगली एसेट है गुडविल। अगली एसेट क्या है, गुडविल, यानी कि इज्जत, रेपुटेशन। ये तो सबसे बड़ी एसेट है, रेपुटेशन। एक बात बताओ, अगर आपको बेस्ट फोन खरीदना हो तो कौन सा खरीदोगे, आईफोन, क्या खरीदोगे, समझ रहे हो। अगर आपको नूडल्स खाने हो तो क्या खाओगे, मैगी। और अगर आपको अकाउंट्स की क्लास लेनी हो तो किससे लोगे, वंदना गुप्ता से। इसका मतलब इन तीनों की मार्केट में क्या है, गुडविल है, एक इज्जत है। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है। तो ये उनकी अपनी हो गई, प्रेजेंट और फ्यूचर में काम आएगी और प्रॉफिट को भी बढ़ाएगी। इवन गुडविल नहीं है। अब एक बात बताओ, आईफोन है, आईफोन आपको लगता है कि गुडविल के कारण क्यों कमा रहा है, आईफोन में ना अच्छे फीचर्स बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसकी फोटो वाले फीचर्स को देख दिया जाए, हटा दिया जाए, जो उसमें फोटो अच्छी आती है, उसके अलावा देखा जाए तो आधे तो प्ले स्टोर की ऐप नहीं चलती उसमें। बात समझ में आ रही है ना। तो आईफोन हम मिडिल क्लास लोगों के लिए उतना अच्छा फोन नहीं है। जिसको सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए, जिसको डाटा ज्यादा सेव रखना है फोन में, उसके लिए आईफोन अच्छा फोन है। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए आईफोन अच्छा फोन नहीं है। फिर भी हर मिडिल क्लास का बंदा, लड़की कमा रही है 20,000 रुपए, सबसे पहले ट्राई करती है आईफोन खरीद ले। क्यों, क्योंकि स्टेटस सिंबल है, उसकी मार्केट में क्या है, गुडविल है, और वो गुडविल उसके फ्यूचर में काम आ रही है, आईफोन को लगातार सेल करवा रही है। हम जैसे लोग भी चाहे लोन लेके आईफोन खरीदना पड़े, पर आईफोन जरूर खरीदते हैं पैसा आते ही, हालांकि उसको वो हमारे किसी काम का होता नहीं है। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है। तो गुडविल ने बताया ना प्रॉफिट कमाया। अगली एसेट है पेटेंट एंड कॉपीराइट। अगली एसेट क्या है, देखो बच्चों, जब भी कोई नई चीज इन्वेंट करता है ना, तो उसका क्या करा लेता है, पेटेंट, क्या करा लेता है। अब एक बात बताओ, आईफोन को कौन बना रहे हैं, एप्पल, कौन बना रहा है। आपको क्या लगता है रेडमी वाले आईफोन नहीं बना सकते, बना सकते हैं। एक बार माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, आईफोन में क्या क्या लगा हुआ है देख लिया, रिवर्स इंजीनियरिंग करके बना लिया। रिवर्स इंजीनियरिंग जानते हो, जब भी कोई नई चीज हम इन्वेंट नहीं करते ना, किसी और की इन्वेंट की हुई चीज है, उसको खोलें और देखें कि उसमें क्या क्या लगा हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग। पाकिस्तान जितनी भी वो बनाता है ना, अपनी जितनी भी बम वगैरह बनाता है, जो भी बनाता है, उसने सारा रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया हुआ है। मतलब क्या हुआ, किसी और से रॉकेट खरीदा, देखा उस रॉकेट में क्या क्या लगा हुआ है, अपना बना लिया, अपने नाम से चिपका दिया। समझ में आ रही है ना। तो रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से दुनिया का कोई भी बंदा कुछ भी बना सकता है। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है। तो रेडमी वाले भी आईफोन बना सकते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से। कैसे, रेडमी वाले एक आईफोन खरीदे, देखे क्या क्या लगा हुआ है उस आईफोन में और बना ले। पर फिर भी नहीं बनाते रेडमी वाले आईफोन, क्योंकि आईफोन वालों ने उसका क्या करा रखा है, पेटेंट करा रखा है उस टेक्नोलॉजी का। अगर रेडमी वाले वो आईफोन बना लेंगे और मार्केट में रिलीज कर देंगे तो जेल हो जाएगी उनके मालिक को। समझ में आ रही है, हाँ परमिशन लेके कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक होती है, आपकी बुक में जो क्वेश्चन होते हैं, क्या वो दूसरा ऑथर वो क्वेश्चन चुरा सकता है, नहीं चुरा सकता, क्योंकि आपकी बुक वालों ने क्या करा रखा है, उसका कॉपीराइट करा रखा है। क्या करा रखा है मैम, पेटेंट और कॉपीराइट में क्या अंतर है, जो सामान बनाते हैं ना, जहां पर सामान भी यूज होता है वहां पेटेंट होता है, और जहां पर सिर्फ दिमाग को यूज होता है, जैसे मूवीज में, जैसे कि बुक्स में, इसमें क्या होता है, कॉपीराइट होता है। क्या होता है, कॉपीराइट। तो आपकी बुक्स की, जैसे आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक है, डीके गोयल उनके क्वेश्चन नहीं उठा सकते, और जैसे डीके गोयल की जो बुक है, टीएस ग्रेवाल उनके क्वेश्चन नहीं उठा सके, क्योंकि दोनों ने अपना अपना क्या करा रखा है, कॉपीराइट करा रखा है। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है, क्लियर हो गई। तो अब अगर आपको टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन करने हैं तो उसी की बुक खरीदनी पड़ेगी ना, और अगर आपको डीके गोयल के क्वेश्चन करने हैं तो उसी की क्या करनी पड़ेगी, बुक खरीदनी पड़ेगी। समझ में आ रही है ना। अगर आपको आईफोन खरीदना है तो आपको एप्पल से ही खरीदना पड़ेगा। तो पेटेंट और कॉपीराइट ने क्या बढ़ाया, सेल्स बढ़ा दी, सेल्स बढ़ा दी तो क्या बढ़ाया, प्रॉफिट बढ़ा दिया। तो हो गई ना पेटेंट और कॉपीराइट एसेट हो गई, राइट। ये ऊपर वाली एसेट हम टच कर सकते हैं, इसलिए इन्हें टेंजिबल एसेट कहते हैं। और जो गुडविल और पेटेंट है इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इसलिए इन्हें इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग को टच कर सकते हैं तो टेंजिबल एसेट है, मशीनरी को टच कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट है। पर गुडविल, इज्जत,
इसको हम टच नहीं कर सकते, तो इसलिए कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल एसेट। इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो ये हमारी क्या हो गई बताओ? एसेट हो गई। अगली एसेट बताओ, अगली एसेट बताओ। फॉर्मूला, जैसे मैगी के मसाले का फॉर्मूला है। डिजाइन, जैसे ताजमहल का डिजाइन है। दुनिया में दूसरा ताजमहल क्यों नहीं बना? क्योंकि इस डिजाइन को हमने क्या करा रखा है? रजिस्टर्ड। समझ में? इंडिया ने क्या करा रखा है? मॉडल, जैसे ताजमहल का मॉडल है। फ्रेंचाइजी या लाइसेंस, किसी चीज को बनाने का लाइसेंस। लाइसेंस होगा तो उस चीज को सिर्फ आप ही बना पाओगे, कोई और नहीं बना पाएगा। तो ये सारी आपकी क्या हो गई बताओ? एसेट हो गई। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही है? इन सबको फील कर सकते हैं, तो ये आपकी कौन सी एसेट है? इनटेंजिबल एसेट। फॉर्मूला, जैसे मैगी का फॉर्मूला है ना, मसाले का फॉर्मूला एसेट हो गई। कोक का फॉर्मूला, उसकी एसेट हो गई, कोई उस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकता। डिजाइन मॉडल, जैसे ताजमहल का डिजाइन, कोई और उस डिजाइन का ताजमहल नहीं बना सकता। बनाएगा तो लिखना पड़ेगा उसे कॉपी ऑफ ताजमहल। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही है? ऐसा नहीं है कि ताजमहल की दूसरी कॉपी नहीं है, लेकिन लिखते हैं कि कॉपी ऑफ ताजमहल, ये ओरिजिनल ताजमहल नहीं है। लाइसेंस, किसी चीज को बनाने का लाइसेंस, तो वो आपका प्रॉफिट बढ़ाता है, तो वो आपकी क्या हो गई बताओ? एसेट हो गई। अगली इंपॉर्टेंट एसेट है जो है, आपको याद रखनी है, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड, प्री मतलब पहले से पे कर दिए, एक्सपेंस मतलब खर्चे। खर्चे पहले से पे कर दिए, खर्चे पहले से पे कर दिए, ये खर्चे एडवांस में पे कर दिए। जैसे आप प्रीपेड रिचार्ज कराते हो ना मोबाइल का, एडवांस में रिचार्ज कराते हो और उसको यूज कब करते हो? बाद में। तो वो रिचार्ज आपकी एसेट हो गई ना। आपने अभी रिचार्ज कराया और अगले 1 महीने तक यूज करोगे, तो वो आपकी क्या हो गई? एसेट। क्यों? क्योंकि वो रिचार्ज आपका अपना हो गया, आपके फ्यूचर में काम आएगा, है ना, और फ्यूचर में खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट को भी बढ़ाएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपकी एसेट हो गई। पहली बात तो एक्सपेंस और एसेट में अंतर बताती हूँ। जो एक बार खरीदो वो एसेट, जो बार बार खरीदो वो कर एक्सपेंस। जैसे मैंने बोर्ड एक बार खरीदा तो मेरी क्या है? एसेट। वो कंप्यूटर सिस्टम एक बार खरीदा तो मेरी क्या है? एसेट। वो एसी एक बार खरीदा तो क्या है मेरी? एसेट। वो कैमरा एक बार खरीदा तो क्या है? एसेट। ये बिल्डिंग एक बार परचेज की तो क्या है? एसेट। ये फर्नीचर एक बार परचेज किया तो क्या है? एसेट। रेंट में हर महीने देती है तो मेरा क्या है? एक्सपेंस, है ना। बिजली का बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में हर महीने देती है तो क्या है? एक्सपेंस। और रिसेप्शनिस्ट की सैलरी हर महीने देती हूँ तो मेरा क्या है? एक्सपेंस। समझ में आ रही है ना बात? रिसेप्शन वाली की सैलरी हर महीने देती हूँ। एसेट और एक्सपेंस में अंदर समझ में आ गया? अगर यही सैलरी अभी 2023 चल रहा है ना, कौन सा सैलरी? 2023। अगर यही सैलरी इसी साल की पे करो तो ये कहलाती है सैलरी पेड। क्या कहलाती है? और ये हमारा खर्चा बन जाता है। लेकिन अगर आप 2024 की सैलरी दे दो ना, किसकी सैलरी दे दो? 2024 की, तो ये क्या कहलाएगी? प्रीपेड सैलरी। और ये आपकी क्या बन जाएगी? एसेट बन जाएगी। समझ में आ रही है ना बच्चों? अगर आप 2023 का रेंट दे रहे हो तो क्या कहलाएगा? रेंट पेड। ये हमारा क्या बन जाता है? एक्सपेंस। क्या बन जाता है? एक्सपेंस। और अगर 24 का रेंट अभी से दे दो तो उसे क्या कहेंगे? प्रीपेड रेंट। और ये हमारी क्या बन जाएगी? एसेट। समझ में आ रही है ना बच्चों? अब जो साल चल रहा है, अभी 2023 चल रहा है, हम सपोज करो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक का। वैसे अकाउंट्स में कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करते, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, बाद में बात करेंगे उस बारे में। अभी आप समझो, अभी सिंपली समझो, अभी आपका साल चल रहा है 2023। क्या चल रहा है? अगर आप 2023 का खर्चा पे कर रहे हो तो वो आपका एक्सपेंस है। मैं इस साल की रेंट दे रही हूँ, इस साल की सैलरी दे रही हूँ, इस साल का रिपेयर दे रही हूँ, इस साल का बिजली का बिल दे रही हूँ। लेकिन अगर मैं अगले साल का रेंट दे रही हूँ तो वो प्रीपेड रेंट आपकी क्या बन जाएगी? एसेट। अगले साल की सैलरी दे रही हूँ तो प्रीपेड सैलरी आपकी क्या बन जाएगी? एसेट। जो भी आप अगले साल के लिए पे करते हो ना वो आपकी एसेट है, क्योंकि वो आपका अपना हो गया, प्रेजेंट और फ्यूचर में काम आएगा। और चूंकि आपने फ्यूचर के लिए पे कर दिया तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ाएगा। एंड लास्ट एसेट, नहीं लास्ट नहीं, एक और है इसके बाद, एक्रूड इनकम। अगली एसेट क्या है बताओ? इनकम कमा ली, रिसीव होनी बाकी है। इनकम अर्न, कमा तो ली बट येट टू रिसीव, येट टू रिसीव। देखो एक बात बताओ, मेरे सेंटर में 5-6 रूम्स हैं, है ना। मैंने तो एक रूम ही यूज करती हूँ, बाकी रूम मैंने अदर टीचर्स को दे रखे हैं, रेंट पर दे रखे हैं।
तो ये मेरा क्या हो गया, एक्रूड रेंट। रेंट पे दे रखे हैं, रेंट मिलना बाकी है, रेंट पे दे रखे हैं, रेंट मिलना बाकी है। समझ में आ रहा है ना। किसी को लोन दे रखा है, ले नहीं रखा, दे रखा है, मैंने तुम्हें लोन दे रखा है, ब्याज मिलना बाकी है, एक्रूड इंटरेस्ट। बोलो बात समझ में आ रही है ना। मैंने किसी का घर बिकवा दिया, प्लॉट बिकवा दिया, कमीशन मिलनी बाकी है, तो एक्रूड कमीशन। बोलो बात समझ में आ रही है ना। ये भी बिजनेस की अपनी हो गई, क्योंकि ये फ्यूचर में मिलेगी, फ्यूचर में अभी मिलनी बाकी है, तो ऐसा तो नहीं है कि कभी नहीं मिलेगी, मिलनी बाकी है, तो ये फ्यूचर में मिलेगी, फ्यूचर में फायदा पहुंचाएगी, तो ये आपकी क्या हो गई बताओ, एसेट्स हो गई। समझ में आ रही है बच्चों। मैम फिर डेटर क्या फर्क होता है, डेटर में आप गुड्स और सर्विसेज क्या करते हो, सेल करते हो, तब पैसा मिलना होता है। डेटर में गुड्स और सर्विसेज आप क्या करते हो, सेल करते हो, तब आपको पैसा मिलना होता है। लेकिन एक्रूड में आपने कुछ भी सेल नहीं किया, जैसे रेंट पे दिया, रेंट मिलना बाकी, आपने कुछ सेल नहीं किया, है ना, लोन दिया, ब्याज मिलना बाकी है, यहाँ पर आपने कुछ भी सेल नहीं किया। डेटर में सेलिंग बढ़ाना जरूरी होता है, या तो आप गुड्स सेल कर रहे हो या आप सर्विसेज सेल कर रहे हो। गुड्स और सर्विस सेल कर रहे हो फिर पैसा मिलना है तो डेटर है, और अदर रीजंस की वजह से पैसा मिलना बाकी है तो एक्रूड इनकम है। अगली एसेट है बच्चों लाइव स्टॉक। क्या है, पशुधन। पशुधन जैसे डेयरी होती है, गाय भैंसे बकरियों की, तो उनके अंदर गाय होती है, तो वो गाय बिजनेस की अपनी है, प्रेजेंट और फ्यूचर में काम आएगी और प्रॉफिट को भी बढ़ाएगी, तो ये बिजनेस की क्या हो गई, एसेट हो गई। समझ में आ रही है ना बच्चों। तो आज की क्लास में मैंने अभी तक क्या पढ़ाया आपको, एसेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया, पहले बताया, क्या बताया, अकाउंट्स क्या है, लैंग्वेज, किसकी लैंग्वेज है, फिर मैंने बताया बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तीसरा हमने बताया जो चीज रिकॉर्ड करते हैं हम किसके लिए करते हैं, बिजनेस के लिए। फिर मैंने बताया एसेट क्या होती है, बिजनेस की हो, प्रेजेंट और फ्यूचर में, और प्रॉफिट को भी बढ़ाए। फिर मैंने सारी एसेट बताई हैं। अगर आपको मीनिंग अभी भी क्लियर ना हो तो वीडियो के उस पार्ट में जाना, रिपीट करना, देख लेना, आपको मीनिंग क्या हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि अननेसेसरी रिपीट करे जाऊं मैं यहाँ तो वीडियो की लेंथ ही बढ़ानी हो गई, और वीडियो में तो आपको रिपीट करने का ऑप्शन होता है ना, तो आप रिपीट कर लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय।